हेलो गाइस, मैं आपका कॉमर्स का टीचर। वेलकम टू डेस्टिनी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट निशु कुमार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11 का चैप्टर अकाउंटेंसी का। वो है कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग की, जो आपको बहुत काम आएगी अकाउंट्स को करने में आने वाले टाइम में। तो आपने अकाउंट्स लिया है, वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी चैप्टर है। थ्योरी चैप्टर मीन्स कि लाइक आपका सिर्फ थ्योरी है कि अकाउंटिंग होती क्या है ना, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लिमिटेशंस हैं, वो है उसको हम कवर करेंगे बाद में, है ना, आने वाली वीडियोस में। तो हम बात करेंगे, पहली चीजें हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं बजाय थ्योरी के। तो वी नो दैट कि वी नीड टू लर्न सम बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स विच विल हेल्प टू मेक द अकाउंट्स। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम टर्म्स के, कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है अकाउंट्स को बनाने में, क्योंकि इसके बाद हम सीधे फिफ्थ चैप्टर पे जाएंगे विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें अकाउंट्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, है ना, और कैसे बैलेंस शीट वगैरह कैसे निकाली जाती है, तो हम उसको यूज करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स को यूज करके। ठीक है गाइस, हमने एंटिटीज लिख ली है, ठीक है ना। जो भी टर्म्स थी, अकाउंटिंग टर्म्स हम लिख चुके हैं, इनको पढ़ेंगे। इन्हीं के थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे, आगे जो अकाउंट्स बनाओगे ना वो इन्हीं के थ्रू आप बना पाओगे, क्योंकि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि जो आप टर्म्स यूज करोगे अकाउंट्स के अंदर वो क्या कहती है, उसका मतलब क्या है। यार मैं बोलता हूँ लाइक एसेट, एसेट का मतलब किसी किसी को लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता लाइब्रेरी क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है। तो ये चीजें आने वाले चैप्टर उसमें बहुत काम आएगी अकाउंट्स बनाने में। तो इसलिए हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, इनको समझेंगे ये होता क्या है। इनकी डेफिनेशन आपके बुक्स में दे रखी है, लेकिन मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेशन का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले एंटिटी की। एंटिटी मतलब क्या होता है? एंटिटी एक इकोनॉमिक एंटिटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कर रहा है लोग। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं भी कर रहा हूं, आपके फादर भी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ये मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी आर डूइंग, है ना। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, लोगों है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो ये बिजनेस एंटिटी है हमारी, ठीक है, ये सारी क्या है, बिजनेस एंटिटी है। तो इसे कहते हैं एंटिटी। एंटिटी आपकी बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं रिलायंस, जो रिलायंस है वो बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब करना कि आप अपना काम करके उससे पैसा कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज देकर पैसा कमा रहे हो। तो रिलायंस क्या कर रहा है, आपको रिचार्ज दे रहा है, जियो रिचार्ज दे रहा है, क्यों, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो उसको। तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो, ठीक है, मतलब वो पैसा कमा रहा है आपको सर्विसेज देके। तो वो क्या है, रिलायंस है। रिलायंस एक कंपनी है, कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी। तो हम इसको कह सकते हैं कंपनी, इट इज काइंड ऑफ अ कंपनी, जिसका आप इसको समझ सको, कंपनी, ठीक है, कंपनी को आप एंटिटी कह लो। अब बिजनेस एंटिटी समझ में आ गया होगा, रिलायंस हो सकती है, टाटा हो सकती है, बिरला हो सकती है, इवन आपकी बार्कले हो सकती है, देयर आर मेनी फर्म, माइक्रोसॉफ्ट हो सकती है। तो दीज आर द एंटिटीज जो कि काम करके पैसा कमाती हैं। तो ये बिजनेस एंटिटी हुई ना। अब मैं बात करूं इसकी ही एक फॉर्म जो कहती है नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी जो मतलब काम करके पैसे का मतलब उनका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाना, जैसे कि एनजीओ। एनजीओ आपने देखे होंगे, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी होती है जो काम करती है, लोगों का भला करती है, पैसे नहीं कमाती। ठीक है, वो क्या कहलाती है, नॉन बिजनेस एंटिटी होती है वो। ठीक है, एंटिटी मतलब समझ गए होगे, कंपनी, सोसाइटी, फर्म, ठीक है। तो वो क्या करती है, काम करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। जो पैसे के मोटिव से काम कर रही है वो बिजनेस एंटिटी है, जो बिना पैसों के मोटिव से काम कर रही है वो आपकी क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी है, जिसे हम एनजीओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंटिटी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अरे आपको तो पता ही होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, वो बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, तो वो जो खरीदते हैं बिजनेस, तो वो पेमेंट करते हैं, उसकी रिसिट्स आती है, अब उसको अकाउंट्स में लिखना होता है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है सर। जैसे कि आपने ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स में देखी होगी, अपने बैंक अकाउंट में जाते हो, ट्रांजैक्शन पासबुक लेके, उसमें ट्रांजैक्शन लिखी होती है कि कब पैसा निकाला, कब गया, कब आया, है ना। वही ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कह लो। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसा आता है, कब जाता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होती है। अब मैं बात करता हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या होती है,
अकाउंट्स आपके जो एक अंडर हेड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं अपना अकाउंट बना रहा हूं, निशु का अकाउंट, निशु अकाउंट, ठीक है, ये होता है क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट साइड, ठीक है। अब ये क्या है, एक हेड है, इसको कहते हैं हम हेड, ये एक हेड है। अंडर हेड के मतलब हेड के नीचे सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, उसे हम अकाउंट्स कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे अकाउंट्स। समझ में आई बात? डेफिनेशन क्या कहती है, अमाउंट रिसीव्ड मींस, अगर मैं बात करूं अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर द हेड, मतलब क्या कहूं कि इसका अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, आपकी मेरी ट्रांजैक्शंस होती है, किसी की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस लिखना अंडर द हेड, हेड कुछ भी हो सकता है, डेटर का हेड हो सकता है, मेरे नाम का हेड हो सकता है, आपके नाम का हेड हो सकता है, किसी बिजनेस के नाम का हेड हो सकता है, किसी की सैलरी का हेड हो सकता है कि मैंने सैलरी दी है उसकी ट्रांजैक्शन करना, सैलरी की ट्रांजैक्शन करना, किसी की चीज की भी ट्रांजैक्शन करना, उसके नीचे उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना, वो आपको क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। मतलब मैंने बोला निशु का अकाउंट बना रहा हूं, मतलब निशु ने कब कब पैसा लिया, कब कब दिया, तो वो बना रहा हूं, ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं उसकी, तो ये क्या है आपका एक अकाउंट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अकाउंट्स का मतलब क्या, अकाउंट बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल। सर कैपिटल से आप समझ जाना चाहिए, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, दिस इज बिजनेस, ठीक है, दिस इज बिजनेस। अब मैं बोलूं कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल मतलब क्या हो गया, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जांपल सर मैं एक कंपनी खोलना चाह रहा हूं, कंपनी क्या, हाँ कंपनी खोलना चाह रहा हूं, ख्वाब, मतलब ये मेरा एक ख्वाब है कंपनी खोलना, ठीक है, मैं कंपनी खोलना चाहता हूं, तो उस कंपनी को खोलने के लिए मुझे पैसा चाहिए, हाँ जी सर सही है, कंप्यूटर्स चाहिए मेरे को बहुत सारे, क्योंकि उसमें यार एम्प्लॉयज को रखूंगा तो वो कंप्यूटर भी तो काम करेंगे, तो मेरे को वो पैसे के लिए पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ मुझे कंप्यूटर खरीदने, टेबल्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, है ना, तो ये सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को, इन्वेस्ट करूंगा मैंने पैसा लिया, पापा से पैसा मांगा 15-20 लाख रुपए, कंप्यूटर्स खरीद लिए मैंने, टेबल्स खरीदे, फर्नीचर्स ले लिए मैंने, है ना, रेंट पे ले लिया मैंने, तो अब मैंने जो मकान खरीदा, मतलब लाइक मकान क्या, बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया मैंने पहली बार, बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग भी इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, बिल्डिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल। मैंने कंप्यूटर खरीदी है बिजनेस करने के लिए, कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं, नथिंग एल्स, जस्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें कर रहा हूं वो क्या है, आपका कैपिटल है। मैंने इन्वेस्टमेंट किस किस में किया, अभी भैया मैंने कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट किया, बिल्डिंग खरीदी, हालांकि वो एसेट है, बट मैं क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट जिसमें कर रहा हूं वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। समझ में आई बात? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की ड्राइंग्स। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये बिजनेस है, ट्यूशन का बिजनेस है, अब इसमें मैंने इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग खरीदी भाई, मतलब एक मकान खरीदा, फ्लोर खरीदा, उसमें मैंने कुर्सियां डाली, इन्वेस्टमेंट की, व्हाइट बोर्ड डाला, मार्कर्स खरीदे, है ना, कंप्यूटर्स वगैरह सेट खरीदे, प्रिंटर्स खरीदे, है ना, ट्राइपॉड्स खरीदे, तो ये सारे क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट की इन सब चीजों में, तो ये मेरे क्या है, कैपिटल है। अब एग्जाम्पल के साथ मैं बात करता हूं कि अगर मेरे फंक्शन हो जाता है घर में, मंडे को फंक्शन है मेरे घर में, तो मैं बोलता हूं कि यार, मम्मी बोलती है कि ना निशु कुर्सी लिया काम के लिए, है ना, कुर्सी चाहिए मेहमानों के लिए, मेहमानों के बैठने के लिए, मैंने ठीक है मैं लाता हूँ ट्यूशन से, तो मैं ट्यूशन गया, ट्यूशन खोला, मैं कुर्सी उठा के घर ले गया, तो मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस से कुछ कैपिटल उठा के अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो वो क्या है, ड्राइंग से सर, उसको मैं वापस नहीं करूंगा, अगर मैंने वापस कर दी दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो मैंने यूज करके छोड़ दिया, बट मैं इसको परमानेंटली ले जा रहा हूं घर पे, जरूरत है, ठीक है, तो मैंने कुर्सियां ले जाके घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। मतलब एक बिजनेस के अंदर कैपिटल को निकालना फॉर पर्सनल यूज, आप पैसा भी निकाल सकते हो सर, मेरा मतलब गल्ले में पैसे रखे हुए थे बिजनेस के, तो मैंने उसको निकाल के पर्सनल यूज के लिए मैंने खर्च कर दिए, तो मैंने क्या किया, अपना कैपिटल निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है, ड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल को।
ठीक है, कैपिटल निकालना, सिंपल सी बात है। कैपिटल, कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश की फॉर्म में हो सकता है और नॉन कैश की फॉर्म में हो सकता है, मतलब काइंड की फॉर्म में, जो कि कुर्सी वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ये पर्सनल यूज के लिए अगर फॉर्म यूज कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा ड्राइंग्स। अब बात करता हूँ लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो अब आप आगे पढ़ोगे उसमें बहुत काम आने वाला है, तो ध्यान देना। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब पहले समझो। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि लाइक आप किसी से उधार ले रहे हो, ठीक है। अब मैंने बोला सर मुझे ना उधार पे पैसा चाहिए सर। वो बोलते हैं कितने टाइम के लिए? मैंने सर वही 5-6 महीने के लिए चाहिए सर, मेरे को बहुत जरूरत है। उधर ले ले चा 10% पे, ठीक है, मैंने ले ली। अब वो जो मैंने उधार लिया ना सर, वो मेरी लाइबिलिटी है, मतलब मेरे को वापस करना पड़ेगा, तो दैट इज लाइबिलिटी। समझ में आई बात? अब मैं अगर आगे बात करूं कि ये जो लाइबिलिटी है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? क्लेम अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और द एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या है कि ऑनर को जो आपको पेबल है, पेबल मतलब लाइक आपको देना है किसी को, वो आप किसी को भी देखो, लाइक मैंने उधार लिया किसी से, उसको देना है, ठीक है। कोई मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर है, मतलब उसने मेरी कंपनी को बनाने में प्रोत्साहन दिया, मतलब कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, पैसा देकर। इन्वेस्टमेंट करता है ना कोई, बाहर का आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, उसे इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो उसने इन्वेस्टमेंट की यार, उसको भी तो रिटर्न देना पड़ेगा, उसको देना बाकी है, वो मेरे को है ना, एक क्रेडिटर है, उसको देना है, तो वो लाइबिलिटी है। अगर मैं बात करूं आगे की, तो लाइबिलिटी मतलब क्या है? पेबल। लाइबिलिटी मतलब क्या है? पेबल है, ठीक है। पेबल मतलब देना है, उसको देना है, अरे देना मतलब पैसे देना है, ठीक है। समझ में बात? अगर मैं बात करूं पेबल है, लाइबिलिटी मतलब आपको देना होता है एंटिटी के बिहाफ पर, मतलब कंपनी के, बिजनेस के बिहाफ पर आपको पेमेंट करनी होती है, वो लाइबिलिटी कहलाती है। वो किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। अब ये जो पेमेंट है वो दो तरीके की होती है, मतलब जो लाइबिलिटी होती है दो तरीके की होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। अब सर जी आपने पैसा लिया था उधार, ठीक है, उधार पैसा लिया, हाँ जी सर जी लिया था। आपने कितने टाइम के लिए लिया था? सर जी 5-6 महीने के लिए लिया था। हाँ 10% में, हाँ ठीक है, उधार लिया था मैंने, मतलब 5-6 महीने बाद मेरे को वापस करने पड़ेंगे। मतलब मैंने उधार लिया, उधार मतलब ये रहा लाइबिलिटी, उधार लिया, उसको देना है। अगर मुझे 12 महीने से पहले पहले उसको पैसा दे दिया, मतलब एक महीने, मतलब 12 महीने से पहले पहले उसको पैसा देना है, तो वो क्या है? करंट लाइबिलिटी है। ये हो गया करंट। करंट मतलब 12 महीने के अंदर अंदर पैसा निपटा रहे हो, 12 महीने के अंदर अंदर पैसा दे रहे हो, वो क्या है? करंट लाइबिलिटी है। समझ रहे हो बात को? अगर मैं बात करूं कि नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब 12 महीने के बाद आप पेमेंट करोगे, वो क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी, जो क्या है? मोर देन 12 मंथ्स। समझ रहे हो बात को सर? आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या कहती है कि लाइबिलिटी इज पेबल विद इन 12 मंथ्स विच इज कॉल्ड करेंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। और नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या कहलाती है कि लाइबिलिटी इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब आफ्टर, मतलब लाइबिलिटी आप पेमेंट कर रहे हो, लाइबिलिटी को दे रहे हो आफ्टर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के बाद, तो वो क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। सिंपल सी बात। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल बहुत ईजी है। आपके फादर लोन लेते होंगे, आपके फादर ने नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम लोग लोन लेते हैं। मैंने भी लोन लिया है इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यार फोन लेते हो, आपने भी फोन लिया होगा, आपके पेरेंट्स फोन लेते हैं आपके लिए, है ना। तो फोन लेते हैं सर, किस्तों पे चढ़ाते हो, किस्तों पे लेते हो, ईएमआई पे लेते हो। सर वो ईएमआई इज काइंड ऑफ अ लोन, क्योंकि आप लोन पे लिया है, लोन जो फोन लिया है आपने लोन पर लिया है, मतलब आप मंथली आप पेमेंट कर रहे हो उस लोन की विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो क्या है? एक लोन है। तो आपने कितने टाइम के लिए करवाते हो ईएमआई? भाई 6 महीने के लिए करवाते हो कम से कम, कोई 3 महीने के लिए भी कराता है, कोई 9 महीने के लिए भी कराता है। मैंने फोन लिया था 9 महीने के लिए कराया था, पैसा नहीं है सर अभी फिलहाल, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो जो 9 महीने के लिए आपने लोन लिया था, मतलब फोन लिया था, 9 महीने की ईएमआई देनी थी आपको, तो 9 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा सब लाइबिलिटी जो आप पे बोझ है।
लायबिलिटी मतलब बोझ समझ लो कि हाँ उधार का बोझ है मेरे पे, लायबिलिटी मतलब उधार का बोझ है आप पे। तो मतलब अगर आपने पेमेंट कर दी विद इन 12 मंथ्स तो वो क्या है, करंट लायबिलिटी। तो जो आपका जो फोन की ईएमआई भर रहे हो ना सर, लोन भर रहे हो, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अब जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज लेते हैं लोग, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने घर लिया है, उसके लिए मैंने 20-25 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो उसको खरीदा, अब उसकी ईएमआई बनी 25,000 रुपए, तो मेरे को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे हर महीने। तो वो हर महीने दूंगा, बट 25 लाख के मैं 25,000 रुपए हर महीने दे रहा हूँ 19 साल के लिए। मैंने क्या बोला, 19 साल के लिए मैं दे रहा हूँ 25,000 रुपए हर महीने। तो वो क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, 12 महीने के बाद भी चलेगा वो, 19 साल मतलब 12 महीने के बाद भी चलेगा। तो वो क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी है। समझ में आई बात? आई थिंक समझ में आ गई होगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एसेट। एसेट, एसेट को हम हिंदी में कह सकते हैं संपत्ति। क्या कहते हैं, संपत्ति। भाई मेरे पास कितनी संपत्ति है, संपत्ति मतलब लाइक बिजनेस की संपत्ति, मेरी संपत्ति नहीं, मेरी तो पर्सनल संपत्ति है, वो तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज है। मैं बिजनेस की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। बिजनेस के पास लैंड होती है, बिजनेस की एसेट है। बिजनेस का खुद का जो चीज है वो एसेट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस का बोर्ड है, तो ये बिजनेस का एसेट है। बिजनेस का मार्कर है, बिजनेस का एसेट है। बिजनेस का कंप्यूटर है, बिजनेस का एसेट है। बिजनेस की चेयर्स है, बिजनेस का एसेट है। बिजनेस का फोन है, बिजनेस का एसेट है। तो ये जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, बिजनेस का हो, वो क्या है, एसेट है। बिजनेस की संपत्ति हो वो एसेट कहलाती है। समझ में आ गई बात? अब मैं बात करता हूं, ये 3 टाइप की होती है, मेनली ये 3 टाइप की होती है। पहली नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस एसेट। आपको नॉन करंट, करंट से आपको समझ ही गए होंगे। मतलब पहली बात कर लेते करंट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो आपके 12 महीने के अंदर अंदर कैश करके दे दे। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो उधार करके चले जाते हैं बिजनेस से, है ना, सामान खरीद के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो बोलते हैं कि सर फीस अभी नहीं दे रहे हम, अगले महीने दे देंगे सर। मैं ठीक है दे देना अगले महीने। तो अगले महीने जो वो फीस देंगे, अभी उन्होंने दी नहीं है, तो अभी दी नहीं है तो वो मेरे डेटर बन गए। अभी आएगा कॉन्सेप्ट डेटर का, मतलब डेटर और क्रेडिटर अभी इनके बाद भी पढ़ाऊंगा, मतलब ये तो अभी नो है टर्म्स, इनके बाद भी बहुत टर्म्स है, ठीक है, उनमें पढ़ाऊंगा, उनमें आएगा। डेटर मतलब क्या होता है कि लाइक आपको पैसा देना है मुझे, तो आप मेरे लिए डेटर हो, आप मेरे लिए डेटर हो, क्योंकि आपको मुझे पैसा देना है। अब आपको मुझे पैसा देना है, अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर पैसा दे रहे हो तो दैट इज करंट एसेट। नहीं आई समझ में? अभी समझ में आएगी। मैंने बोला कि सर जी वो एसेट जो करंट में चले, मतलब लाइक जो सिर्फ और सिर्फ 12 महीने तक चले, वो कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके गुड्स आर परचेज्ड विद द पर्पस ऑफ रीसेलिंग और अर्न प्रॉफिट, ठीक है। डेटर्स, मैंने बताया डेटर्स का भी पार्ट होता है उसका ही, ठीक है ना, मैं बता देता हूं। करंट एसेट, ठीक है, जो कि विद इन 12 मंथ्स आपको कैश करके दे दे, ठीक है। मैंने बताया फॉर एग्जांपल आपने सामान खरीदा सर, रॉ मटेरियल खरीद तो किसी चीज को बनाने के लिए, किसी चीज को, फॉर एग्जांपल पेन है, इस पेन को बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने इंक खरीदी, प्लास्टिक के जो दाने खरीदे मेरे को इसको बनाने के लिए, तो मैंने जो खरीदे वो मेरा एसेट बन जाता है, रॉ मटेरियल। समझे बात को? क्योंकि यार मेरे बिजनेस में आ गया है, वो मैंने खरीद लिया है, उसको बनाकर मैं रीसेल कर दूं। समझे बात को? अब वो भी बात छोड़ो, एक और एग्जांपल बता देता हूं कि मैंने डायरेक्ट ये पेन खरीदे बने बनाए, ठीक है, इसका कीमत ली मैंने 5 रुपए का, ठीक है।
इसको मैंने बेच दिया 10 रुपए में, मतलब पहले मैंने 5 रुपए में खरीदा, मेरे बिजनेस में आ गया तो ये मेरा एसेट बन गया। इसको मैंने 5-6 दिन में बेच दिया तो ये मेरे को दोबारा जल्दी 12 महीने के अंदर अंदर कैश करके दे दिया इसने, तो ये क्या है, एक एसेट है विच इज कॉल्ड करंट एसेट। समझ में आई बात? मैंने मतलब खरीदा माल खरीदा, उसको मैंने 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया और कैश आ गया मेरे पास, तो वो क्या है, करंट एसेट है। समझ में आई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं रीसेलिंग करते हैं। रीसेलिंग मतलब खरीद के बेचते हैं, वो कोई प्रोसेस नहीं करते उसके अंदर, मतलब कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कल कि मैंने खरीदा, मैं लैपटॉप्स खरीदता हूं सेकेंड हैंड और वही बेच देता हूं, ठीक है, लैपटॉप खरीदे वही बेच दिए। मैंने जब लैपटॉप खरीदे वो मेरे बिजनेस के अंदर आ गए, फिर उसके बाद मेरे को 12 महीने के अंदर मैंने बेच दिए उनको दोबारा, तो वो मेरे करंट एसेट हैं। मतलब मैंने करंट एसेट रखा पड़ा है, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर ये वापस कैश करके मुझे दे देगा, वो क्या है, मेरा करंट एसेट है। समझ में आई बात? अब मैं बात करता हूं इसी का एक और एग्जांपल, जैसे डेटर, मैंने बताया डेटर वो बन जाता है मेरा जिसने मेरा पैसा नहीं दिया, उधार पे मेरे से पैसा ले गया, वो मेरा डेटर है। मेरे से जो उधार पे ले गया है वो मेरा डेटर है। अगर मैंने आपसे उधार ले लिया तो आप मेरे क्रेडिटर हो, जो लायबिलिटी का पार्ट होता है ना। लायबिलिटी में क्या होता है, हमें पैसा देना होता है, मतलब मैंने आपसे उधार लिया, मैंने आपसे उधार लिया तो आप मेरे लिए लायबिलिटी हो, आप मेरे लिए क्रेडिटर हो। क्रेडिटर मतलब आपका नाम मैंने क्रेडिटर रख दिया है, आपका नाम क्रेडिटर रख दिया है। जो आपका नाम जो क्रेडिटर रखा है वो क्रेडिटर इसके अंडर आ जाएगा, इसके अंडर, मतलब होता है ना, इसका एक पार्ट है, लायबिलिटी का पार्ट क्या है, क्रेडिटर। आप समझ में आई बात? अब मैंने बोला डेटर एक एसेट होता है, डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, ठीक है। डेटर मतलब बात करते हैं कि डेटर मेरे से आप पैसा लेके उधार चले गए। अब अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर आपने पैसा मुझे दे दिया तो आप करंट एसेट के पार्ट हो, क्योंकि डेटर मैक्सिमम करंट एसेट ही माना जाता है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस कर देते हैं लोग, ठीक है। समझ में आई बात? तो वो करंट एसेट है। तो करंट एसेट मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आपको बहुत इजी, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट, इसको हम पार्ट कहते हैं फिक्स्ड एसेट का। फिक्स्ड एसेट मतलब जो आपने खरीदा और वो स्थित हो गया, मतलब फिक्स्ड हो गया। जैसे मशीन सब, कंप्यूटर, लैंड, ये फिक्स्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मशीन है, आपने खरीदी, बहुत भारी मशीन होती है, प्लांट एंड मशीनरी बहुत भारी होती है, आपने खरीदा, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग फिक्स्ड है, मतलब नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट ठीक कहलाते हैं, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा चलते हैं। ये क्या करते हैं, 1 साल से ज्यादा चलते हैं। समझ में आई बात? अब मैं बात करूं लाइक कंप्यूटर भी 1 साल से ज्यादा चलते हो, तो वो किसका पार्ट है, एक नॉन करंट एसेट का पार्ट है, ठीक है। और क्या हो सकता है सर जी, बिल्डिंग भी नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चलती है, ठीक है। और बहुत सी चीजें हो सकती है जो 1 साल से ज्यादा चलती है। चेयर मैक्सिमम टाइम 1 साल चल जाती है, 1 साल से ज्यादा भी चल जाती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, बट हम उसको करंट ही मानेंगे। अब मैं बात करूं व्हाइट बोर्ड, फिक्स्ड है, नॉन करंट एसेट है, ठीक है, ये 1 साल से ज्यादा चल रहा है। जो 1 साल से ज्यादा चल जाए वो नॉन करंट एसेट, जो 1 साल के अंदर अंदर चले वो करंट एसेट, ठीक है। मैंने बता दिया इसके क्या क्या एग्जांपल बताया मैंने। एक एग्जांपल बताया डेटर का, जो क्या करता है, पैसे वापस करता है विद इन 12 मंथ्स, ठीक है ना, 12 महीने के अंदर अंदर। और एक और एग्जांपल बताया था रीसेलिंग के लिए, क्या करते हैं हम, परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज हमने खरीदी, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे फॉर किसके लिए, हमने खरीदी रीसेलिंग के लिए। समझ में आई बात? ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिट्स की। रिसिट्स क्या होते हैं? रिसिट्स कहलाते हैं आपके आना, पैसा आना। रिसिट्स मतलब रिसीव, रिसिट्स मतलब रिसीव। मैं बात करूं कि इसका जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मैं बात करूं इसका जो होगा अमाउंट रिसीव करोगे किसके थ्रू? सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका मतलब मान के चलो कि कुछ भी सामान बेच रहे हो आप, कोई सा भी सामान बेच रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, वो अगर आपको पास पैसा आ रहा है तो वो क्या है? रिसीट्स है। क्योंकि ऑब्वियसली पैसा आएगा, अपनी चीजें बेची, कुछ भी बेच सकते हो आप, जो आपको आपने जो बेची उसका जो पैसा आ रहा है वो रिसीट हो रहा है। रिसीट हो रहा है ना, आपको रिसीव हो रहा है, रिसीव कर रहे हो आप, तो अमाउंट रिसीव करना ही आपका रिसीट कहलाता है। सिंपल सी इंग्लिश है ये। रिसीट मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग बोलते हैं इसको रिसिप्ट। अरे भैया रिसिप्ट नहीं कहते, रिसिप्ट थोड़ी होती है, रिसिट टी साइलेंट होता है, रिसिट्स, ठीक है। रिसिट मतलब आपको, आपने पैसा रिसीव हुआ, पैसा रिसीव करना ही रिसिट कहलाता है। अब वो दो फॉर्म में रिसीव होता है, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। इन दोनों को मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप सेल कर रहे हो क्या चीज? गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप जो बिजनेस के अंदर चीज बना रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो जिस चीज का, फॉर एग्जांपल मेरा कपड़े का बिजनेस है तो मैं कपड़े बना रहा हूं, जो मैं कपड़े बनाकर उसी को बेच रहा हूं, उसी को सेल कर रहा हूं, उससे जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है। समझ में आ गई बात कि मैंने जो कपड़ा बनाया उसको मैंने बेचा, उस बेचने के बाद जो मेरे पास पैसा आया उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। समझ में आई बात? अब मैं बात करता हूं कैपिटल रिसीट की। ये कैपिटल रिसीट क्या होती है? किसको सेल करके पैसा आता है? कैपिटल को सेल करके। वो मैंने बताया कैपिटल, कैपिटल मैंने बताया ना, बोर्ड, बिल्डिंग, चेयर वगैरह होता है ना। मशीनें खराब हो जाती हैं, कभी कभी मशीनें खराब हो जाती है ना, और चेयर वगैरह खराब हो जाती है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, हम आपको बेचना पड़ता है कबाड़ी वाले की दुकान पे, स्क्रैप में जाता है, तो उसको बेचकर जो पैसा आ रहा है आपके पास वो कैपिटल रिसीट का पार्ट। समझ में आई बात? कैपिटल बेच के जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट है। मतलब कैपिटल मतलब मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब चीजें जो बेच के आपके पास पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट है। आइए समझ में बात। अब मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर मतलब आप चीजें खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसको मैं कह सकता हूं परचेज, क्योंकि एक्सपेंडिचर कब होता है? जब आप चीजें खरीदते हो, है ना। हाँ, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों अलग है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस अलग है दोनों। तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिनेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो आप गुड्स, रॉ मटेरियल खरीदते हो किसी चीज को बनाने के लिए, जैसे कि मेरे को कपड़े का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है सर जी, कपड़े का बिजनेस है मेरे पास, तो उसको मैं बनाने के लिए कपड़ा खरीदूंगा भाई। मैं शर्ट बना रहा हूं, शर्ट बनाने के लिए मुझे कपड़े की जरूरत है, तो कपड़ा जो मैं खरीदूंगा वो मैं उस पर खर्चा करूंगा। खर्चा करके मेरे पास जो मतलब रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं ना मैं, कपड़ा एक रॉ मटेरियल है मेरा, तो उस पर जो मैं खर्चा कर रहा हूं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आई बात? अब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज कर रहा हूं मैं क्या? मशीनरी, है ना, बिल्डिंग, मतलब कैपिटल खरीद रहा हूं, कैपिटल खरीद रहा हूं। वो अगर मैं कैपिटल पे खर्चा कर रहा हूं, कैपिटल खरीदने के लिए मैं खर्चा कर रहा हूं, तो वो क्या है? कैपिटल। यहां पे क्या कर रहे थे हम? कैपिटल को बेच रहे थे, उससे पैसा आ रहा था, वो कैपिटल रिसीट था। यहां पर आप पैसा देकर कैपिटल को खरीद रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात? नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको खर्च करने के बाद आपको बेनिफिट दें साल भर से ऊपर। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। ये ना एसेट का पार्ट होता है, ये एसेट का पार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ये नहीं बताया था,
फिक्टिशियस एसेट, यही फिक्टिशियस एसेट क्या कहलाते हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं, क्योंकि आप खर्चा तो करते हो इस पे, लेकिन खर्चा करने के बाद ये आपको इस साल भर के बाद भी आपको बेनिफिट देते हैं, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो? जिससे कि आपको जो कस्टमर हो अट्रैक्ट हो, है ना? खर्चा तो कर दिया आपने, लेकिन उससे बेनिफिट भी तो हो रहा है आपको, तो इसलिए वो एसेट का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रहे हो ना, उस खर्चे का नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस पर? एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करने को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस आपने आप अभी भी पढ़ के आए हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कर रहे थे कि हम किसी चीज को परचेज करने पर। हाँ ठीक है सर जी, आपने परचेज करने की बात की है, ठीक है, बट यहाँ पे एक्सपेंस, सर जी आप बोलोगे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि सेम ही होता है। नहीं, अकाउंट्स में डिफरेंट होता है। एक्सपेंडिचर वहां पे पढ़ रहे थे परचेज करना, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आप रॉ मटेरियल को खरीद रहे थे, रॉ मटेरियल को खरीद रहे तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। अगर आप किसी कैपिटल को खरीद रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब एक्सपेंडिचर जो आप रेवेन्यू पे मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने पे और कैपिटल को खरीदने पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो वो एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि आप प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो खर्चा आए उस खर्चे को हम एक्सपेंस कहते हैं। लिख के दे देते हैं, एक्सपेंस spend amount on process of manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। किसी गुड को बनाने में जो खर्चा आता है उस पे खर्चे को हम जो पैसा दे रहे हैं उसको खर्चे को एक्सपेंस कहते हैं। इसको कहते हैं हम खर्चा, इसको हकीकत में हम खर्चा कहते हैं। ठीक है ना, जो प्रोडक्शन को मतलब एक गुड को बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? सर जी आप जो बनाते हो मतलब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस, फॉर एग्जांपल मैं शर्ट बनाता हूँ, सर शर्ट बनवा रहा हूँ तो उस शर्ट को बनाने में क्या क्या खर्चा आता है भाई? सर वो कपड़ा, सर आपने जो कपड़ा खरीदा, नहीं वो जो कपड़ा खरीदा वो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। आपने सही किया, रॉ मटेरियल तो खरीदा मैंने, लेकिन उसको तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहूंगा ना। मैंने बताया ना एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप किसी को मतलब किसी गुड को खरीदने में, फॉर रीसेलिंग, किसी गुड को खरीदने में जो खर्चा कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन किसी गुड को बनाने में जितना खर्चा हो रहा है उसको एक्सपेंस कहते हैं ना। सर जी मैंने शर्ट बनाने में बिजली लग रही है, सर जी हाँ इलेक्ट्रिसिटी। सर जी जो बना रहा है उसको भी तो दिहाड़ी देनी है, हाँ सर जी वेजिस, वेजिस को हम दिहाड़ी कहते हैं। सर जी वो जो कहते हैं आने जाने का खर्चा, वो उसका कहते हैं गुड्स को आने जाने ले जाने का, हाँ कैरेज, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, इसको कहते हैं आने जाने का खर्चा, मतलब उठाकर कहीं ले जाने जाने का, वो रिक्शे विक्शे वाला का उनका खर्चा होता है ना। तो इन सब एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये प्रोडक्शन में ही यूज होते हैं, मतलब किसी गुड को बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या एक्सपेंस है। अब ये दो तरीके के होते हैं, मैंने यार इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया या एडवांस में दे दिया, और हाँ जिस पर आप कर रहे हो रेंट, जिस फैक्ट्री पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका रेंट भी तो देना है, उसमें बनाने में तो काम आ रहा है, तो रेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं दो तरीके की होती है एक्सपेंस, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड मतलब आप पहले से ही एक्सपेंस दे देते हो, मतलब पहले से ही खर्चा दे देते हो। इसका मतलब क्या है? पहले से ही दे दिया। इसका मतलब अभी नहीं दिया, नॉट येट, अभी तक नहीं दिया। मतलब क्या है? एक्सपेंस मतलब प्रीपेड जो एडवांस में दे दिया, मतलब एडवांस में खर्चा हमने दे दिया। फॉर एग्जांपल हम रेंट है ना, फीस आप एडवांस में देते हो ना, वो प्रीपेड एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेंट की बात करूं, रेंट हमें एडवांस में देना होता है, रेंट हमें एडवांस में देना होता है, तो वो प्रीपेड रेंट, उसे कहेंगे हम
प्रीपेड रेंट, हमने रेंट पहले ही दे दिया। प्रीपेड, आपने वो रिचार्ज कराते हो, प्रीपेड आता है उसमें, प्रीपेड मतलब पहले से ही दे देना, एडवांस में दे देना, तो वो क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो अभी तक नहीं दिया, हो चुका है, खर्चा हो चुका है बट अभी दिया नहीं है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग, दिया नहीं है, ड्यू है ना। इलेक्ट्रिसिटी यूज तो कर ली पर महीने बाद आती है ना कि हाँ भाई आपने यूज कर लिया, पैसा भर दो, आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। वेजेस कभी कभी हम प्रीपेड वेज कर देते, कभी कभी एडवांस में वेजेस दे देते हैं, दिहाड़ी एडवांस में दे देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि बाद में देते हैं, है ना, तो वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है और प्रीपेड भी हो सकती है। कैरेज आउटवर्ड और ये तो एट द टाइम देते हैं। ठीक है। रेंट प्रीपेड दिया जाता है, कभी कभी आउटस्टैंडिंग भी हो जाता है, कभी कभी नहीं दे पाते हम। ठीक है, तो यार क्लियर हो गया एक्सपेंस। अब बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मैंने बताया, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, किसी मतलब गुड्स जो आपने बनाया उसको बेचकर जो पैसा आया वो रेवेन्यू है। लिख देते हैं यहाँ पे, रिसीव ऑफ अमाउंट ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने बनाए, जो आपने जिस चीज का आपने प्रोडक्शन किया, जो प्रोडक्शन करके आपने आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ वो रेवेन्यू कहलाता है। अब इनकम, सर जी इजी तो है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सिंपल सी बात, उसको बनाने में जो खर्चा आया, उसको बनाने में जो खर्चा आया उसको माइनस कर दो तो इनकम बन जाती है ना। मैंने बोला सर जी मैंने तो उसको गुड को बेचा 10 रुपये, 200 की शर्ट बेची, एक शर्ट 200 रुपये में बेची, और भैया उसको बनाने में भी तो कॉस्ट आई होगी, उसको माइनस कर दो तो इनकम बन गई। आपने कितना कमाया? मैंने बोला सर जी 200 की शर्ट बेची, उसको बनाने में मेरा खर्चा आ गया 150 रुपये, तो 150 माइनस कर दो, इनकम कितने गई? 50 रुपये की। वो 50 ही प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आएगा? प्रॉफिट ही इनकम कहलाता है। परचेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो, मतलब परचेज क्या करते हो आप क्या परचेज करते हो? सर जी इसमें परचेज का मतलब होगा रॉ मटेरियल खरीदना। क्या खरीदना? ओनली रॉ मटेरियल खरीदना मतलब परचेज। ठीक है। अगर सिंपल परचेज आ रहा है तो परचेज मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, गुड्स खरीद रहे हो, जैसे मैंने शर्ट बनाने के लिए कपड़ा खरीदा तो वो कपड़ा परचेज किया, तो परचेज का पार्ट होगा, है ना टर्म्स। परचेज रिटर्न, कुछ खराब मिल जाते हैं तो हम उसको वापस कर देते हैं, तो परचेज रिटर्न हो जाता है। सेल्स वही मैंने सेल की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, सेल्स रिटर्न, वो सेल वापस आ गई। गुड्स वही गुड्स मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज किए वो गुड्स कहलाते हैं, इसी को ही गुड्स कहते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल में गुड्स कहते हैं। स्टॉक जो आपने बनाया वो बिना बिका हुआ, इसका मतलब क्या होता है? बिना बिका हुआ माल, इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, बिना बिका हुआ माल मतलब हो जाता है, बच जाता है, नहीं बिक पाता तो वो स्टॉक रखा रहेगा। स्टॉक मतलब बिना बिका हुआ माल जो रखा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है रिसीवेबल हो, जो पेमेंट क्या हो? रिसीवेबल हो। क्या मतलब? देनी हो। किसको? ये दो तरीके से कौन देता है? एक डेटर देता है, दो टाइप से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ये रिसीवेबल कब होती है हमें पेमेंट? जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा, गुड्स एंड सर्विसेज बेची हमने, गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर उधार पर जो हमने बेची वो हमें पैसा देगा, मतलब हमने उधार माल बेचा, उधार जो माल बेचा, अब वो बन गया हमारा डेटर, अब वो हमें देगा पेमेंट जो देगा उसे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जिस बंदे को हमने उधार पे माल बेचा है। ठीक है। अब जो डेटर होता है एक बिल्स रिसीवेबल भी पास करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मैंने उधार पे माल बेचा है, अब मैं उसको बिल दे दूंगा कि भाई इस स्पेसिफिक डेट पे, किस पे? एक स्पेसिफिक उस बिल के अंदर स्पेसिफिक डेट लिखी होती है कि भाई इस डेट तक आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है ना, उस स्पेसिफिक डेट पर वो ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब बात करते हैं ट्रेड पेबल की। ट्रेड पेबल मतलब ये पेबल होता है, मतलब हमें देना होता है। किसको देना होता है? क्रेडिटर्स को, या फिर उसके बिल्स पेबल को इशू करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं
क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? गुड्स एंड सर्विसेज मैंने जो खरीदी उससे उधार, मतलब मैंने क्या किया, उधार माल खरीदा उससे, मैंने उससे माल खरीदा उधार, तो मेरे को उसको पेमेंट करनी होगी, तो उसको पेमेंट करनी होगी, उसे कहते हैं ट्रेड पेबल। अगर वो मेरा क्रेडिटर है, डेटर मतलब मैंने उसको उधार माल बेचा, उससे पेमेंट मुझे मिलेगी, तो वो मेरा क्या है? डेटर है। अब मैं बात करूं क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? कि मैंने जिससे माल उधार खरीदा वो मेरा क्रेडिटर है, जिसको मैंने बेचा उधार वो मेरा डेटर है, जिससे मैंने खरीदा माल उधार वो मेरा क्रेडिटर है। ये ध्यान में देना। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेमेंट, बिल्स पेबल मतलब क्या होता है? ये बिल इशू होता है, बिल इशू करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डेट पर वो उसमें उस बिल के अंदर स्पेसिफिक डेट लिखी होती है कि इस डेट पर आपको क्या करना है? पेमेंट कर देनी है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं, ये चारों क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, ठीक है। इसमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं बैड डेट की। बैड डेट कौन होता है? कि जो डेटर होता है नॉट पे, क्या करता है वो? पेमेंट नहीं करता, वो मना कर देता, भाई मैं नहीं दे रहा पेमेंट, क्या कर लो, तो उखाड़ लो जो उखाड़। अरे सर जी पेमेंट तो कर दो, है ना। तो वो बोलता है भाई मैं नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं? एज अ बैड डेट। आपने देखा होगा आपके दोस्तों से आप उधार लेते हो, है ना, वो बोलता है, आप फिर जब उससे मांगने जाते हो, भाई मैंने उस तेरे को 10 रुपए देते, है ना, तो मेरे को दे दे वापस, बोला चल रहा है यहाँ से, निकले यहाँ से, नहीं दे रहे, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो है थोड़ा हैवी है भाई, मार वार देगा तुम्हारे को, है ना, कंगले हड्डी से तो तुम वही, है ना। तो अब क्या करना है आपको? बैड डेट क्या करना है? बैड डेट डिक्लेयर कर देना कि यार उससे तो पैसा मिलेगा नहीं यार, वो थोड़ा गुंडा टाइप है, क्या ही उससे पैसे मांगू, छोड़ उसको, छोड़ देते। तो वो क्या, हम उसको बैड डेट डिक्लेयर कर देते हैं कि जो डेटर आपको पैसा ना दे, ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट आपको पता ही है, कॉस्ट मतलब क्या होता है? किसी गुड का प्रोडक्शन करते वक्त जितना खर्चा आए वो आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। समझ में आई बात? तो यहीं तक जो भी अकाउंटिंग मेन अकाउंटिंग टर्म्स थी वो मैंने करा दी है, क्योंकि इन्हीं मेन अकाउंटिंग से आपको आगे के जो चैप्टर्स है वो समझ में आएंगे। अगर आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स नहीं समझ में आते तो आगे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको इन 22 अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से कर लेना है कि मतलब क्या है। सिर्फ आपको मतलब समझना है, डेफिनेशंस कोई याद नहीं करनी, आपको सिर्फ मतलब समझना है। मतलब समझ लोगे तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स इजीली क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।